मैं डॉक्टर संतोष कुमार उपाध्याय अभिनव भारत एकेडमी में एक बार पुनः उपस्थित हूँ। अंतर्राष्ट्रीय संगठन में राष्ट्र संघ की असफलता की चर्चा हो रही है। राष्ट्र संघ की असफलता में बहुत सारी चर्चाएं हो चुकी हैं और उसको आगे बढ़ाते हुए हम संघ के सिद्धांतों के प्रति महाशक्तियों की अनास्था भी थी। असफलता का यह भी एक बड़ा कारण था कि जो दुनिया की महाशक्तियां थी वे इस राष्ट्र संघ में अपनी आस्था नहीं रखते थे। संघ के सिद्धांतों के प्रति महाशक्तियों की अनास्था थी। वास्तव में राष्ट्र संघ के सदस्य उसके प्रति निष्ठावान नहीं थे, क्योंकि निष्ठा बहुत जरूरी है। पेरिस सम्मेलन में एकत्रित अनेक राष्ट्रों जैसे फ्रांस, इटली आदि ने राष्ट्र संघ के विचार को केवल राष्ट्रपति विल्सन के दबाव से स्वीकार कर लिया था। उन्होंने कभी भी राष्ट्र संघ संविधा में वर्णित उत्तरदायित्वों को सच्चे मन से स्वीकार नहीं किया। इसलिए जब जापान और इटली के विरुद्ध इन उत्तरदायित्वों के अनुसार कार्य करने का अवसर आया, तब वे कोई प्रभावशाली और क्रियात्मक पग उठाने में प्रस्तुत नहीं हुए। शुमा के शब्दों में संघ सत्ताधारी सरकारों के सहयोग का एक उपाय मात्र ही रहा। उसके प्रजाजन तथा नागरिक राष्ट्रीय हितों में संलग्न देशभक्त ही रहे। कहीं पर भी उन्हें सामान्य उद्देश्यों की प्रभावपूर्ण सेवा के लिए एक करने की चेष्टा नहीं की गई। अतएव जनेवा के लेमन झील के तटों पर स्थित एरियाना पार्क में संघ का श्वेत भवन अंत में एक समाधि बन गया। राष्ट्र संघ का राष्ट्रीय नीति के तंत्र के रूप में प्रयोग एक प्रकार राष्ट्र संघ के कर्णधार देश भेड़ की खाल ओढ़े भेड़िए सिद्ध हुए। उन्होंने कभी भी राष्ट्र संघ को न्यायपूर्ण शांति की स्थापना का साधन नहीं समझा, वरन उसका अपनी राष्ट्रीय नीति के उद्देश्यों की पूर्ति के यंत्र के रूप में प्रयोग किया। जैसे कोई भेड़िया भेड़ न हो बल्कि भेड़ बनने के लिए उसकी खाल ओढ़ ले, उसी तरीके से राष्ट्र संघ के सदस्य न होते हुए भी राष्ट्र संघ की प्रसंविधाओं में विल्सन की प्रसंविधा का खाल ओढ़े हुए ऐसे देश के लोग सिद्ध हुए। संयुक्त राज्य अमेरिका ने पेरिस शांति सम्मेलन में राष्ट्र संघ का प्रबल समर्थन किया, क्योंकि उसे आशा थी कि यह ब्रिटेन और फ्रांस के स्थान पर विश्व नेता बन सकेगा। परंतु जब उसने पाया कि राष्ट्र संघ पर अपना नियंत्रण नहीं रख सकेगा, तब उसने उससे संबंध रखने से इनकार कर दिया। फ्रांस एक प्रभावशाली सुरक्षा पद्धति के विकास के लिए उतना उत्सुक नहीं था जितना जर्मनी के विरुद्ध स्वयं अपनी सुरक्षा के लिए। वह एक विश्व की स्थापना नहीं चाहता था, वरन एक ऐसे यूरोपीय संघ की रचना करना चाहता था जिसमें उसका प्रभुत्व हो। हेरियो ने सन 1924 में स्पष्ट रूप से कहा था कि यदि मैंने अपनी शक्तियां राष्ट्र संघ के लिए लगाई है, तब मैंने ऐसा इसलिए किया है कि मैंने उस महान संस्था में यूरोप और संयुक्त राज्य का प्रथम कच्चा प्रारूप देखा है। फ्रांस के लिए राष्ट्र संघ यथास्थिति की रक्षा के लिए साधन से अधिक कुछ नहीं था। ब्रिटेन राष्ट्र संघ को अंतर्राष्ट्रीय विवादों को ठीक रास्ते पर डालने और उसके समाधान करने, आर्थिक पुनर्निर्माण और सामाजिक सहयोग तथा अंतर्राष्ट्रीय संतुलन को स्थिर रखने के लिए एक उपयोगी संस्था मानता था। ब्रिटेन के लिए यह विश्वव्यापी संगठन था, परंतु इसलिए उसका यह भी विचार था कि ब्रिटेन जैसी विश्वव्यापी हितों वाली शक्ति के ऐसे उत्तरदायित्व जिसमें सैनिक कार्रवाई की संभावना निहित हो, फ्रांस जैसी शक्ति के उत्तरदायित्वों को कम होने चाहिए जिसके हित विश्व के किसी एक विशेष भाग में निहित हो। रूस का राष्ट्र संघ के प्रति दृष्टिकोण समय समय पर बदलता रहा। प्रारंभ में यह उसका कटु आलोचक था। सन 1919 में कॉमिन्स्टन ने इसे जनता की क्रांति को दबाने के लिए बुजुर्गा वर्ग को पवित्र संघ कहा था। सन 1928 में भी रूस ने इसे पिछली शताब्दी की सबसे निर्लज्ज और चोरों की बनाई हुई वर्साय संधि की रचना कहा था। परंतु
सन 1933 में हिटलर के उदय के बाद रूस राष्ट्र संघ का एक अत्यंत उत्साही समर्थक बन गया। जर्मनी का कभी भी राष्ट्र संघ की उपयोगिता या न्यायप्रियता में विश्वास नहीं रहा और कुछ ऐसा ही दृष्टिकोण इटली और जापान का भी था। इस तरीके से राष्ट्र संघ, जिसके फलस्वरूप असफल अंतर्राष्ट्रीय संगठन के रूप में असफल संगठन साबित हुआ और राष्ट्र संघ द्वितीय विश्व युद्ध के प्रारंभ होने के साथ ही ध्वस्त हो गया। आज यहीं तक इस वीडियो के साथ आपके समक्ष में पुनः इस क्रम को आगे बढ़ाते हुए एक बार फिर पुनः उपस्थित होंगे। धन्यवाद।